हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो एमपी बोर्ड बायोलॉजी का चलिए एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है ये क्वेश्चन? राइट डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, जो कि एमपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में डिफरेंस बताना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है और आने के चांस भी बहुत ज़्यादा है। बहुत आसान है, इजी तरीके से हम समझेंगे। क्या बोलता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis? पहले हम आपको आउटलाइन डायग्राम बता देते हैं, थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, फिर इसके हम डिफरेंस की बात करेंगे। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ये मेल का पार्ट है। टेस्टिस के अंदर इस तरह से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है जिसके अंदर इस तरह से कुछ लेयर होती हैं और यहां बनता है स्पर्म। oogenesis जो है ये एक्चुअल में फीमेल में होता है और जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ऐसी कुछ लेयर्स होती हैं और इसके अंदर बनता है एग। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ओवम या एग बनने की प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट अपन समझेंगे। तो क्या बोल रहा है, स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाई दीज प्रोसेस, स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाई दीज प्रोसेस, ओवम आर प्रोड्यूस्ड बाई दीज प्रोसेस। इस प्रोसेस में स्पर्म प्रोड्यूस होता है, इस प्रोसेस में ओवम प्रोड्यूस होता है। क्लियर? नेक्स्ट, देयर इज इक्वल डिवीजन, यहां पे इक्वल डिवीजन होता है। देयर इज अनइक्वल डिवीजन, यहां पे अनइक्वल डिवीजन होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो हमारी प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो स्पर्म बनाते हैं, बट यहां पे पोलर बॉडी बनती है क्योंकि उसके साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आप बोल सकते हो यहां पे। क्लियर? उसके बाद बात किया जाए, लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म आर फॉर्म बाई दीज प्रोसेस, इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा नंबर में स्पर्म बनते हैं। लेस नंबर ऑफ ओवम फॉर्म बाई दीज प्रोसेस, oogenesis में जो ओवम बनते हैं बहुत कम नंबर में बनते हैं। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड डिवाइडेड टू फॉर्म 4 स्पर्मेटिड, यहाँ पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड होती है वो 4 स्पर्मेटिड बनाती है। प्राइमरी oocyte डिवाइडेड टू फॉर्म 1 ovum and 3 polar body, 1 ovum and 3 polar body। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड डिवाइडेड टू फॉर्म 4 स्पर्मेटिड, और प्राइमरी oocyte डिवाइडेड टू फॉर्म 1 ovum एंड 3 पोलर बॉडी। यहाँ पे एक ओवम या 3 पोलर बॉडी बनती हैं, कभी कभी यहाँ पे 2 पोलर बॉडी भी बनती हैं। तो ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस, जो कि आपको एमपी बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर बताता हूँ, यदि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानना है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, ऐप में। तो आप ऐप में जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। हेलो बच्चों, तो बायोलॉजी का एक और नए क्वेश्चन के साथ हम लोगों से जुड़ते हैं जो कि एमपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन का मीनिंग थोड़ा सा बच्चे नहीं समझ पाते, तो इस क्वेश्चन को अपन बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय इमैस्कुलेशन? एक्चुअल में इमैस्कुलेशन का मतलब क्या है? व्हेन एंड व्हाई डज अ प्लांट ब्रीडर एम्ब्रियो दिस टेक्निक? प्लांट ब्रीडर में इस टेक्निक का क्या यूज होता है? किसका? इमैस्कुलेशन। तो एक्चुअल में इमैस्कुलेशन क्या होता है? पॉलिनेशन के टाइम पे सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, जिस वजह से एंथर को काट के रिमूव कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ये बना लिया बेटा फ्लावर, हमने ये बना लिया फ्लावर, ये बना दिया फ्लावर, और फ्लावर में ये बना दिया एंथर। अब क्या होगा कि इस फ्लावर के पोलन ग्रेन यहीं पे आ जाएंगे और इसके पोलन ग्रेन यहाँ पे हमको लाना नहीं है क्योंकि इसमें हमको कराना है ब्रीडर प्लांट बनाना है ब्रीडिंग की वजह से। तो हम क्या करेंगे, इसके एंथर को यहाँ से कट करके रिमूव कर देंगे। क्लियर? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? इमैस्कुलेशन। कैसे? आइए देखते हैं। Emasculation mean removal of anther with a forceps from the flower bud before the dehiscence। फिर plant breeder embryos this technique to prevent
कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद दी अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन, मतलब क्योंकि ये ब्रीडिंग एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, तो जो अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन है जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको हटाना। क्लियर। फिर दिस इज यूज इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वेयर डिजायर्ड पोलन ग्रेन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि यदि ये नहीं आएंगे है ना तो हम वो पोलन ग्रेन यहाँ पे ला सकते हैं जिन पोलन ग्रेन की अपने को ज़रूरत है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। आप शॉर्ट में बोल सकते हो कि इमैस्कुलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन को एंथर के थ्रू काट के बाहर निकाल देते हैं, जिससे हमको डिजायर्ड पोलन ग्रेन को वहाँ पे लाने में हेल्प हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। इसी तरह क्वेश्चन बाय क्वेश्चन यदि आपको आंसर चाहिए तो आप कमेंट करिए आपको कौन से क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, आपको बायो में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और यदि आपको बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप ऐप के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करके ऐप को, वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि आपके बायोलॉजी में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। थैंक यू सो मच। तो बच्चों, तो चलिए एमपी बोर्ड का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है हमारा, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द टीएस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। ह्यूमन टेस्टिस का लेवल डायग्राम बनाना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले क्वेश्चन के आपके एग्जाम में भी आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, और मैं बताता हूँ जो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा आप लोग उस डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम इसका समझते हैं डायग्राम कैसे बनेगा स्टेप बाय स्टेप। से पहले क्या किया, ये एक गोला बना दिया। इस गोले को आप दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। ये मैंने दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा। ये इसका राइट साइड वाला पार्ट है और ये इसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट है। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस है एक्चुअल में ये 3 लेयर से कवर्ड होती है। याद रखिएगा, लाइन से नाम याद रखिएगा। तो सबसे पहले जो बाहर वाली इसकी जो लेयर है, इसके जो बाहर वाली लेयर है ये बेटा इसके जो बाहर वाली लेयर है ये टेस्टिस को पूरा कवर नहीं करती। याद रखिएगा, ये टेस्टिस को पूरा कवर नहीं करती, और इसके बाहर वाली लेयर का नाम है बेटा ट्यूनिका वेजाइनेलिस। इसकी बाहर वाली लेयर का नाम क्या है बेटा, ट्यूनिका वेजाइनेलिस। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे तो इसके अंदर एक लेयर होती है, ये जो एक लाल कलर की लेयर है ये, इसके अंदर फिर एक लेयर होती है, ये लाल वाली लेयर, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके बाद इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। क्लियर बेटा, इसके अंदर इस तरह से लोब्यूल्स होते हैं। यदि देखा जाए तो हम इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं, हम इसको बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल, जो कि पूरी टेस्टिस में लगभग 200 से 250 लोब्यूल होते हैं। क्लियर। और इस लोब्यूल को भी एक लेयर कवर करती है जिस लेयर का नाम है ये थर्ड लेयर है जो इस लोब्यूल को कवर करती है। तो ये टेस्टिस की तीसरी लेयर है जिसका नाम है ट्यूनिका वैस्कुलोसा। इसका नाम है ट्यूनिका वैस्कुलोसा। इस तरह से टेस्टिस में 3 लेयर हो गई, ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। अब ये जो टेस्टिस के लोब्यूल हैं बेटा, इस लोब्यूल में होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जिनके अंदर बनते हैं स्पर्म। तो आप इसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे लोब्यूल बना दो, ये लोब्यूल के अंदर छोटे छोटे आप ट्यूब बना दो। ये हमने क्या किया, यहाँ पे ये ट्यूब्यूल्स बना दिया। ये ठीक है बेटा, ये हमने बना दिया ट्यूब्यूल्स। अब यदि देखा जाए तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये अब यदि देखा जाए तो जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है इसके अंदर हमने बना दिया बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। एक लोब्यूल में 2 से 3 ट्यूब्यूल्स होती हैं। इस तरह से पूरी टेस्टिस में देखा जाए
तो 700 से 1000 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या बनता है, स्पर्म। क्या बनता है, स्पर्म। उसके बाद यदि देखा जाए तो जितनी ये ट्यूब्यूल्स है बेटा, तो ये सारी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स जाके जो इनका स्पर्म होता है एक बड़े ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती हैं और इन बड़ी ट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टी। क्या बोलते हैं इनको बेटा, ट्यूबुली रेक्टी। और एक चीज और बता देता हूं, जो टेस्टिस के दोनों पार्ट को एक लेयर डिवाइड करता है, देखिए राइट और लेफ्ट पार्ट को जो डिवाइड करता है इसको हम बोल देते हैं मेडियास्टियम टेस्टिस। इस लेयर को बोलते हैं मेडियास्टियम टेस्टिस। उसके बाद ये जो छोटी पाइप हैं ये जाके और थोड़ा बड़ी पाइप में ओपन होती हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और बड़ी पाइप में ओपन होती हैं, जिनको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं रेटे टेस्टिस। और इन रेटे टेस्टिस से टेस्टिस के बाहर स्पर्म को लेके एक और पाइप लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलती है जिसको हम बोलते हैं वॉस डिफरेंशिया। क्या बोलते हैं, तो इसके बाहर यहाँ पे जो पाइप निकलती हैं इनको हम बोलते हैं बेटा वॉस डिफरेंशिया, जो कि टोटल 12 से 20 होते हैं इनके नंबर, है ना बेटा। तो ये होती है, ये ऐसे कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं बेटा एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में क्या होता है, यहाँ पे जो स्पर्म होता है, यहाँ पे स्पर्म जो होता है 24 से 48 घंटे के लिए रुकता है और स्पर्म का यहाँ पे होता है फंक्शनल मैचुरेशन। स्पर्म का यहाँ पे होता है फंक्शनल मैचुरेशन। क्लियर। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। आप ये पूरा डायग्राम बनाइए, आपको पूरे डायग्राम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। और यदि हम बात करें पाइप होती हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा वॉस इफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं, वॉस इफ्रेंसिया। और इसी टेस्टिस में जो बाहर वाली पाइप होती है जो निकली है, इस पाइप को हम बोलते हैं बेटा वॉस डिफरेंशिया। क्या बोलते हैं, वॉस डिफरेंशिया। तो ये हो गई वॉस डिफरेंशिया और ये हो गई वॉस डिफरेंशिया। क्लियर बेटा। चलिए थैंक यू सो मच। और आपको इसी तरह से क्वेश्चन जानने के लिए और क्वेश्चन के सारे वीडियो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएं, तो आप ये सब करने के लिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप एम करियर इंस्टीट्यूट ऐप पे जाइए। और जिस बच्चे ने डाउनलोड नहीं किया वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। आपको इसी तरह से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं के वहीं मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो चलिए एमपी बोर्ड का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि कई सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर टेस्टिस का फंक्शन बताइए। बच्चा इधर उधर लिख देता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बहुत ही आसान है। मैं आपको 2 लाइन में बताता हूं कि क्या होता है फंक्शन ऑफ टेस्टिस। जैसे क्वेश्चन है राइट टू मेजर फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरी। तो आपको टेस्टिस और ओवरी का मेन फंक्शंस बताना है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। मतलब टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती है उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म बनता है। पहला मेजर फंक्शन हो गया। दूसरा मेजर फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन के अंदर मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, मेल सेक्स हार्मोन बनता है जो मेल कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार होता है। फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ ओवरी यदि देखा जाए तो जो फीमेल वाला पार्ट है, क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ ओवा। वेरी गुड। ओवरी के अंदर ओवम एक का फॉर्मेशन होता है। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और फीमेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन बनता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एमपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। और यदि आपको इसी तरह पूरी बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आपको कहाँ मिलेंगे, ऐप में। तो आप एम करियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन के इन सारे क्वेश्चंस जो भी हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इन सबसे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। बच्चों सभी को नमस्कार। तो एमपी बोर्ड का एक और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन मीनार्की और मीनोपोज। यहाँ पे आपको मीनार्ची और मीनोपोज के को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मैं साइड होता हूँ और ये मीनोपोज का आंसर है। आप यहाँ पे पहले सबसे पहले इसको आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं कि सबसे पहले मेनार्ची और मेनोपॉज क्या होता है। तो पहले मैं इन दोनों को यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे यहाँ पे बोला गया बेटा मेनार्ची और मेनोपॉज, क्लियर बेटा। यदि हम बात करें मेनार्ची का, तो मेनार्ची क्या होता है, जब भी कोई भी फीमेल में पहली बार पीरियड्स आते हैं, फर्स्ट टाइम जो ब्लीडिंग होता है उसको हम बोलते हैं मेनार्ची, और जैसे पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। मतलब देखा जाए तो 13 ईयर के अप्रोक्स होता है मेनार्ची, मतलब फीमेल जब 13 ईयर के होती है तो पीरियड्स स्टार्ट होते हैं और लगभग 50 ईयर के समथिंग पीरियड्स बंद हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो ये होती है मेनार्ची और ये होता है मेनोपॉज। यहाँ पे हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे बेटा, समझते हैं आपको कैसे एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, इन एवरी ह्यूमन फीमेल प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 12 to 13 ईयर ऑफ एज टू 45 to 50 ईयर ऑफ द एज। मतलब कि हर फीमेल में जो प्यूबर्टी एज होती है वो 12 साल से स्टार्ट होता है, जो कि 50 साल तक जाता है ना, याद रखिएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्सेप्ट प्रेगनेंसी एट एवरी इंटरवल ऑफ द मंथ ड्यूरिंग 26 to 28 day of pregnancy does not occur, then the internal wall of the uterus secrete out mucilaginous liquid along with blood secretion continuous of 3 to 4 day called the menses, मतलब महीना। as it come out as it come at definite, so it called the menstruation cycle at the age of 40 to 50 year. Menses stop the female reach to a stage called the menopause. Ability of pregnancy is also stop after attaining of the menopause। जैसे menopause आती है तो उसके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। मतलब आप याद रखिएगा कि जैसे पीरियड्स स्टार्ट होंगे उसको हम बोलते हैं मेनार्ची, और जिस मंथ में पीरियड खत्म हो जाते हैं उस मंथ को हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। तो आप इसको इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं, एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि आपको इन सब चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप एम करियर इंस्टीट्यूट के ऐप में जाइए, वहां पे आपको इन सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। तो अब अपन देखते हैं एमपी बोर्ड बायोलॉजी का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में पिछले साल भी आ चुका है और आने के इस साल भी काफी चांस है। तो सबसे पहले मैं साइड हो जाता हूं, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आइए, क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन अपना ये बोल रहा है कि व्हाट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है, व्हाट इज पार्चुरेशन, विच हार्मोन आर इन्वॉल्व इन ऑफ द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है और कौन सा हार्मोन पार्चुरेशन में इन्वॉल्व है, क्लियर। तो आओ, पार्चुरेशन मतलब मैं सीधी सी बात समझता हूं कि जैसे कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होने के बाद जो उसका बच्चा रहता है उसके एब्डोमेन, जो उसका बच्चा रहता है उसके यूट्रस में अटैच होता है, और बच्चे का जब डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, मतलब जैसे उसका गैस्ट्रेशन टाइम पूरा हो जाता है, उसका डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, तो अब बच्चा क्या होता है, पेट के बाहर आता है, जिस प्रोसेस को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं पार्चुरेशन। मतलब बच्चे को पेट से बाहर आने की प्रोसेस, यूट्रस से बाहर आने की प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। इसको हम एग्जाम में लिखने के लिए कैसे समझेंगे, और पार्चुरेशन में कौन कौन से हार्मोन्स का रोल होता है, कैसे पार्चुरेशन होता है, यहाँ पे हम देखेंगे। तो समझ में आया ना कि पार्चुरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, यूट्रस से बाहर आता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन। आइए, तो क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे प्रेगनेंसीज खत्म हो जाती है, बच्चे का डेवलपमेंट खत्म हो जाता है और बच्चे को डिलीवर होने, बाहर आने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इज कॉल्ड पार्चुरेशन। द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिएंटेड फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस which tend to release oxytocin from mother pituitary. Oxytocin help in contracting uterine muscles which lead to big pain at the time of children birth. Size of vagina increase 200 times.
मतलब कि ऑक्सीटोसिन क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है जो यूट्रस की मसल्स में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रिक्शन करता है, जिस वजह से बच्चे का डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है और जहाँ से बच्चा बाहर आता है वेजाइना का जो साइज होता है 200 गुना बढ़ जाता है और बेबी जो है यूट्रस से आसानी से बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, पार्चुरेशन, जहाँ पे इतने सारे हार्मोन्स का रोल है। पहला ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये जो हार्मोन्स होते हैं पार्चुरेशन में रोल करते हैं। मतलब कि जैसे एब्डोमेन से बेबी का बाहर आना, पेट से बेबी का बाहर आने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। और यदि इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप एम करियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन, साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, तो मैं एमपी बोर्ड बायोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जैसे कि बच्चे ने कई बार कमेंट करके पूछा भी है और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हिसाब से या 1 वर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जैसे स्क्रीन में क्वेश्चन को देख रहे हो कि जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का है, क्या है, व्हाई इज एप्पल कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म दी फ्रूट। ये आपके एग्जाम में आने ही है, चाहे तो एमसीक्यू में आए, फिल इन दी ब्लैंक में आए, मैच द कॉलम में आए, 2 मार्क्स में आए, आना ही है, कंफर्म है। ये क्वेश्चन 100% आएगा। आप चाहो तो स्क्रीन रिकॉर्ड करके ले लो, एग्जाम के बाद मेरे से मिलना, 100% आएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि नॉर्मली जो फ्रूट्स और सीड होता है, जो एक्चुअल सीड और फ्रूट्स होता है बेटा, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये ओव्यूल वाला पार्ट है, ये एग सेल है, ये पोलर न्यूक्लियाई, साइड में सिनर्जिड और एंटीपोडल होते हैं। तो नॉर्मली जो है तो एग सेल जनरेटिव न्यूक्लियस प्लस एग सेल, ये दोनों जाके बनाते हैं सीड, और यहाँ से पोलर न्यूक्लियाई प्लस जनरेटिव न्यूक्लियस ये जाके बनाते हैं फ्रूट। लेकिन एप्पल में जो फॉल्स फ्रूट होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। तो उनमें कैसा होता है, तो जैसे मान लीजिए फ्लावर है, आप देख रहे हैं फ्लावर में जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये मेल पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एंथर। ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये फीमेल पार्ट होता है, फ्लावर का फीमेल पार्ट है ये, क्लियर, जिसको हम बोलते हैं गाइनोसियम। ये फ्लावर के नीचे का पार्ट है, ये ग्रीन वाला पार्ट जो है फ्लावर के नीचे का पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस। तो जो एप्पल का फ्रूट होता है उसमें ना तो इसका रोल होता ना ही इसका रोल होता, थैलेमस का रोल होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। मतलब जो एप्पल का फ्रूट होता है, तो जो एप्पल हम लोग खाते हैं उसका जो फ्रूट है वो कौन बनाता है, थैलेमस। कौन बनाता है, थैलेमस। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या लिखा है, क्या लिखा है, एप्पल इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट बिकॉज इज डेवलप फ्रॉम दी थैलेमस। एप्पल एक फॉल्स फ्रूट होता है जो कि किससे डेवलप होता है, थैलेमस से, क्योंकि फ्रूट को डेवलप होना चाहिए पोलर न्यूक्लियाई से, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्टेंट ऑफ ओवरी, थैलेमस इज द इंजर्ड स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द फ्लावर, जो कि थैलेमस फ्लावर का बेस वाला स्ट्रक्चर होता है, बेस वाला पार्ट होता है। इसी वजह से एप्पल्स को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। यदि आपको इसी तरह के क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप इसके ऐप में जाइए, आपको वहां पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। थैंक यू सो। तो अपन एक बार फिर से एमपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत सारा बच्चे ने बोला कि सर हमको मोनोकोटिलीडोन और डाइकोटिलीडोन सीड में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्लीज बता दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं मोनोकोटिलीडोन और डाइकोटिलीडोन में डिफरेंस। तो सबसे पहले आप ये जो स्क्रीन में क्वेश्चन है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। ये वेरी गुड। तो चलिए सबसे पहले देखो बेटा, मोनोकोटिलीडोन और डाइकोटिलीडोन है क्या। तो सबसे अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं, यहां पे ले लीजिए सबसे अच्छा एग्जांपल बेटा, आप ले लीजिए चावल का। सबसे अच्छा एग्जांपल ले लो, कहां पे, यहां पे ले लो आप चावल। आप देखे हो, आप लोग घर में बनते ही होगा, खाते होगे चावल, और इधर ले लो दाल। जो दाल चावल का कॉम्बिनेशन है वो मोनोकोट और डाइकोट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे हम चावल लेते हैं तो आपने देखे होंगे चावल में सिर्फ ऐसा रहता है, मतलब एक ही रहती है, इसमें कोई फली नहीं रहती। इस वजह से इसको हम बोलते हैं मोनोकोटिलीडोन। दाल में क्या होता है बेटा, फली होती है। दाल में क्या होती है, ऐसी फली होती है, ये ऐसी और ऐसी फली होती है,
एक ये फली हो जाती है, एक ये फली हो जाती है, तो जिसमें 2 पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं डाइकोटिलीडोन। समझने का सबसे अच्छा तरीका है। तो देखिए अपन डिफरेंस देखते हैं क्या है। तो द एम्ब्रियो कंटेन ओनली 1 कोटिलीडोन इज कॉल्ड मोनोकोटिलीडोन। द एम्ब्रियो कंटेन ओनली 2 कोटिलीडोन। यदि 2 कोटिलीडोन है तो इसको हम बोलते हैं डाइकोटिलीडोन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है। उसके बाद रूट आर एडवेंसियस, रूट आर डेवलप फ्रॉम रेडिकल। यहाँ एडवेंसियस रूट होता है, यहाँ पे रेडियल रूट्स होती है। उसके बाद एग्जाम्पल का है बेटा राइस और व्हीट, गेहूं और चावल मोनोकोटिलीडोन का है। डाइकोटिलीडोन का तो बहुत सारे बीन है, सिन्नामोन है, यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। डाइकोटिलीडोन मूंगफली, दाल और काजू, राजमा, ये सब जहाँ पे फली फली वाले होते हैं तो ये हो जाता है हमारा डाइकोटिलीडोन। तो ये भी आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, तो आप यहाँ से करेंगे। बाकी फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऐप में मिलेंगे। यदि आपको और भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आपको सारे क्वेश्चन सिस्टमेटिक तरीके से मिलेंगे बेटा। चलिए थैंक यू सो मच। जो एमपी बोर्ड का एक और क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि बहुत बार बच्चा कमेंट कर चुका है या व्हाट्सअप या टेलीग्राम में मैसेज कर चुका है कि सर प्लीज़ वो आप हमको एक ट्रिपल फ्यूजन का आंसर बताइए। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन ऐसा होगा, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, वेयर एंड हाउ डज इट इज टेक प्लेस, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द ट्रिपल फ्यूजन। मतलब कि ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, इस चीज़ को हम डायग्राम के साथ समझेंगे कि एक्चुअल में ट्रिपल फ्यूजन है क्या। तो चलिए इसको इस हिसाब से आपका क्वेश्चन आएगा। ऐसे आप लिखोगे अ पार्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ये हो जाएगा बेटा अ पार्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में अपन क्या करते हैं, पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आइए ये हो गया। डायग्राम समझते हैं कि एक्चुअल में ट्रिपल फ्यूजन में आपको कैसे डायग्राम बनाना है। तो ट्रिपल फ्यूजन के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे बेटा ओव्यूल का डायग्राम। क्लियर। तो आइए आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे ओव्यूल का डायग्राम बनाओगे। तो हम यहाँ पे बना देते हैं ओव्यूल का डायग्राम। ओव्यूल के डायग्राम में जैसे कि आपको पता है कि सेंटर में एक एग सेल होती है, इसके दोनों साइड सिनर्जिड सेल होती हैं, सेंटर में इसके पोलर न्यूक्लियाई होता है, इसके ऊपर यहाँ पे एंटीपोडल सेल होती हैं। क्लियर। तो और इसके बाहर बेटा, इसके बाहर होता है ऐसा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में यहाँ पे ऐसे इंटुगुमेंट होता है, ये इंटुगुमेंट होता है, ये इंटुगुमेंट होता है। क्लियर। और हम ले लेते हैं यहाँ पे बेटा पोलेन ग्रैन, ये पोलेन ले लेते हैं पोलेन ग्रैन। अब पोलेन ग्रैन ले लेते हैं विथ पोलेन ट्यूब। क्लियर। अब ये जो पोलेन ट्यूब है, पोलेन ट्यूब में 1, 2, 3 न्यूक्लियस है। ये वाला जो न्यूक्लियस है ये वेजेटेटिव न्यूक्लियस है। ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये जनरेटिव न्यूक्लियस है बेटा, है ना, ये दोनों जनरेटिव न्यूक्लियस हैं। अब क्या होगा, अपना है ट्रिपल फ्यूजन। तो हम पहले ट्रिपल फ्यूजन को समझेंगे, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन अ पार्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखिए जो हमारी ये वाली सेल है ये है एग सेल, जो हमारी ये वाली सेल है ये है पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई है। अब ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा, ये ऊपर वाली तो एंटीपोडल सेल और ये 2 नीचे वाली सिनर्जिड सेल। क्लियर बेटा। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि क्या है ट्रिपल फ्यूजन। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, ट्रिपल फ्यूजन मतलब कि जब ये वाला जो एक जनरेटिव सेल होता है वो एक सेल को फर्टाइल करता है। तो ये वाला हो गया जनरेटिव न्यूक्लियस, फर्टाइल करता है एक सेल को। लेकिन जो सेकेंड जनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये फर्टाइल करता है पोलर न्यूक्लियाई को। जो सेकेंड जनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये फर्टाइल करता है पोलर न्यूक्लियाई को। तो 2 न्यूक्लियस इसके अंदर है 2n, और एक न्यूक्लियस ये हो गया प्लस n, तो ये एक साथ हो गए 3 न्यूक्लियस। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो जब एक प्रोसेस में एक साथ 3 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे इसको, ट्रिपल फ्यूजन। आइए इसकी थ्योरी देखते हैं। तो आओ इसकी थ्योरी देखते हैं। सबसे पहले आप थ्योरी की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वेरी गुड। क्या लिखा है
ट्रिपल फ्यूजन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड, मतलब 3n 2n पोलर न्यूक्लियाई प्लस n जनरेटिव सेल, ये फ्यूज होंगे न्यूक्लियाई। इट टेक प्लेस इन दी एम्ब्रियोसाइक, ये कहाँ होता है? एम्ब्रियोसाइक में होता है। द 3 न्यूक्लियर दैट फ्यूज टुगेदर आर न्यूक्लियस ऑफ द मेल गैमीट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सेंटर सेल टू प्रोड्यूस आ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पे क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई जो कि 2n होती है, जनरेटिव न्यूक्लियस जो कि n होता है, ये 3n बनाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ये क्या बनाता है? 3n, जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म, है ना। ये ऐसा एंजियोस्पर्म प्लांट में होता है, ये ऑब्जेक्टिव भी आने के चांस हैं। तो ये होता है बेटा क्या? ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थ्योरी और डायग्राम दोनों बनाना है, आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है। और मैं फिर से बोल देता हूँ कि बायोलॉजी में जहाँ भी गुंजाइश हो डायग्राम बनाने की, तो आप हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाइए। और यदि आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप ऐप में जा सकते हैं, ऐप में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे डले हुए हैं, तो आप ऐप से पढ़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लियर बेटा? चलिए, थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, तो क्लास 12 बायोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। बहुत सारा बच्चा जो है तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हमको मतलब कमेंट और मैसेज किया था कि सर एक बार आप समझाइए कि व्हाट इज पॉली एम्ब्रियोनी, जो कि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आ सकता है। तो क्या है होता है पॉली एम्ब्रियोनी? तो पॉली मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियो मतलब कि सीड्स, तो मतलब ऐसा प्लांट जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। क्लियर? कैसे लिखोगे आप एग्जाम में? तो देखो, when more than one embryo develop in one seed, यदि एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, then this condition is called polyembryony। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं polyembryony। जैसे it occur when fertilization occur in all embryo sac found in the ovule, यदि एक ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा बार फर्टिलाइजेशन होगा। फिर इट इज़ जनरली फाउंड इन सिट्रस, जैसे कि आपने देखा होगा नींबू वगैरह में एक से ज़्यादा सीड होते हैं तो वहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन निकोटिन, कॉनिफर, राइस एंड व्हीट। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल होते हैं। जैसे देख लो, ये यहाँ पे एक डायग्राम दिखा हुआ है, ये पॉलीएम्ब्रियोनी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। यदि आपको इसी तरह से एमपी बोर्ड पूरी बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप एम करियर इंस्टीट्यूट की ऐप में जाइए, वहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक तरीके से दिए हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी को नमस्कार। तो जैसे कि एमपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि बच्चों ने कमेंट किया कि सर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में हमको याद नहीं होता, तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद कराऊंगा। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, मैं साइड हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ठीक है। तो चलिए अब अपन देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन और यहाँ पे लिखा है क्रॉस पॉलिनेशन, तो दोनों क्या होता है? तो पहले हम देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्या लिखा है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्राम फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। मतलब कि जब एक ही प्लांट में सेम फ्लावर हो, जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लांट है, मान लीजिए कि ये एक प्लांट है और इस प्लांट में ये बेटा फ्लावर है, इस प्लांट में ये फ्लावर है, इसके सेंटर में स्टिग्मा मान लीजिए और यहाँ पे हमने ये मान लीजिए एंथर है और इस एंथर में पोलन ग्रेन है। यदि पोलन ग्रेन यहीं से यहीं पे आते हैं, मतलब कि सेम प्लांट और सेम फ्लावर, यहाँ से एंथर घूम के यदि यहीं आ जाता है तो ये कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में क्या लिखा हुआ है? क्रॉस पॉलिनेशन में लिखा है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। क्लियर? एक प्लांट यहाँ पे भी है, देखिए ये प्लांट एक यहाँ पे है, इसमें ये एक फ्लावर है, ये यहाँ पे इसका एंथर है ना, ये इसका एंथर है। अब यदि ये वाले पोलन ग्रेन इसके ओवरी में आते हैं,
क्लियर। इसके स्टिग्मा में आते हैं तो ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब दो अलग अलग प्लांट, दो अलग अलग फ्लावर, तो क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन इसी में आए तो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट और सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या बोलता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, अलग अलग फ्लावर अलग अलग प्लांट में होता है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। पहला डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि मीडियम इज मोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर पॉलिनेशन, मतलब कि मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन। इसके पॉलिनेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं से वहीं आसानी से अपने आप आ जाता है। बट मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मीडियम बहुत जरूरी है। फोर्थ है पॉलिनेशन इज श्योर, यहाँ पे पॉलिनेशन पक्का है क्योंकि वो वहीं के वहीं आ जाता है, तो यहाँ पे कंफर्म पॉलिनेशन होता है, श्योर होता है। पॉलिनेशन इज डिपेंड ऑन मीडियम, यहाँ पे जो पॉलिनेशन है वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है। उसके बाद इट अकर इज बाइसेक्सुअल प्लांट, मतलब कि ये वाला जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो प्लांट बाइसेक्सुअल होना चाहिए, मतलब प्लांट में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होगा तभी पॉलिनेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होता है, इट अकर इन यूनिसेक्सुअल प्लांट, क्योंकि यहाँ पे दूसरे प्लांट का पार्ट आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे यूनिसेक्सुअल होना बहुत जरूरी है। तो ये जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन है, एमपी बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको इसी चैप्टर के या पूरी बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप एम करियर इंस्टीट्यूट की ऐप में जाइए, वहाँ पे आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। तो एमपी बोर्ड का जो स्टूडेंट है जिनका बायोलॉजी का एग्जाम है, उन बच्चों के लिए जैसा कि कमेंट में कुछ बच्चों ने बोला कि सर एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है पूरा सिस्टमेटिक एक्सप्लेन कर दीजिए। तो वो सारे बच्चे जिनको स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रॉब्लम आ रही है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा इसकी डेफिनेशंस, इसका रे डायग्राम और इसमें थ्योरी कितनी लिखनी है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और यदि आपको बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपका जो एम करियर इंस्टीट्यूट का ऐप है, यदि आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर जब आप एम करियर इंस्टीट्यूट डालेंगे तो एक होगा एम करियर इंस्टीट्यूट, एक होगा एम करियर इंस्टीट्यूट भोपाल। तो जिसमें भोपाल लिखा है उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वहां पे स्टोर में जाएंगे, स्टोर में जाने के बाद आपको वहां पे एक वीडियो मिलेगा, उसको आप परचेज करेंगे, वहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूरे के पूरे मिल जाएंगे, वहीं से आएंगे क्वेश्चन। क्लियर। तो चलिए अब हम समझते हैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, इसको डिटेल से इसकी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। क्लियर। तो क्या है बेटा, देखो हम इसका देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का आंसर, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि इट फॉलोइंग स्टेप 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है मल्टीप्लिकेशन, दूसरा स्टेप है ग्रोथ, तीसरा स्टेप है मैचुरेशन। यहाँ पे फेज भी लिखा है, आप फेज भी लिख सकते हो, है ना। आप यहाँ पे बोल सकते हो मल्टीप्लिकेशन फेज, आप बोल सकते हो ग्रोथ फेज, आप बोल सकते हो मैचुरेशन फेज। क्लियर। उसके बाद देखो हार्मोन इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसको कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। टेस्टोस्टेरोन, एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, आप फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा एग्जाम में, हार्मोन्स। क्लियर। तो ये आ गया एलएच और ये हो गया एफएसएच।
क्लियर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या मैंने बोला, स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होता है जहां पे टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि 3 स्टेप में होता है। पहला है बेटा मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन। आपको पूरा प्रोसेस पढ़ने के बाद यदि आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा बेटा, क्लियर, जिससे हमको भी थोड़ा सा डैश डैश। चलिए अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैच्योरेशन, लेकिन हम ये सब समझने से पहले हम इसका रे डायग्राम देखेंगे कि एक्चुअल में स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसे स्पर्म बनता है, क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने ले लिया ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है प्रीमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम। क्या होती है? प्रीमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम। प्रीमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम में होता है माइटोसिस और इसका न्यूक्लियस जो होता है, इसका जो सेल होता है डिवाइड होके बना दिया स्पर्मेटोगोनिया। क्या बना दिया? ये बना दिया स्पर्मेटोगोनिया और इस स्पर्मेटोगोनिया का इनलार्जमेंट होता है और बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नेचर क्या होता है न्यूक्लियस का, तो 2n होता है, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉन्टिक होता है। कैसा होता है ये? डिप्लॉन्टिक होता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो इसमें होगा मियोसिस फर्स्ट। क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट में न्यूक्लियस जो है 2n से n में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब न्यूक्लियस इसका आधा हो जाता है। तो यहाँ से 2n से n हो गया, जो कि 20 + x या 20 + y हो जाता है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये बन जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन आप समझोगे प्रीमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनिया बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, और स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक की प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे होगा मैच्योरेशन फेज। तीसरा नंबर क्या है? मैच्योरेशन फेज। तो मैच्योरेशन फेज में क्या होगा बेटा? जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें होगा मियोसिस सेकेंड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? मियोसिस सेकेंड। और जैसे ही इस पे मियोसिस सेकेंड होगा तो हमारा ये सिंगल एन, क्योंकि मियोसिस सेकेंड में n से 2 बनते हैं, दोनों n ही होते हैं, मतलब न्यूक्लियस सेम होता है। तो यहाँ से देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ये हमारे 4 बन गए स्पर्मेटिड, और इन 4 स्पर्मेटिड में आगे हुआ स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पे क्या हुआ? स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस से ये हमारे बन गए बेटा स्पर्मेटोजोवा, और स्पर्मेटोजोवा से डेवलप होके क्या बन गए? स्पर्म। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। पूरे रे डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसान है, बहुत बार एग्जाम में आता है। चलिए इस पूरे रे डायग्राम को एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले प्रीमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम सेल लिए जिसमें माइटोसिस हुआ और इनलार्जमेंट होकर बन गया स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में इनलार्जमेंट हुआ और बन गया प्राइमरी oocyte। ये तीनों स्टेप 2n थी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ मियोसिस फर्स्ट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में न्यूक्लियस आधे आधे हो गए और 2 बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बना क्या? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में हुआ स्पर्मियोजेनेसिस और बन गए हमारे स्पर्मेटोजोवा। स्पर्मेटोजोवा आगे डेवलप होकर बना दिए स्पर्म। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि कहाँ होती है? इनसाइड दी टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसको हम समझेंगे बेटा, अब इसी को हम समझेंगे इसकी थ्योरी, जिससे स्टेप बाय स्टेप लिखो तो आपको 2 मार्क्स यहाँ मिलेंगे, 2 मार्क्स थ्योरी में मिलेंगे। तो हम थ्योरी देखते हैं इसकी। देखेंगे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज। तो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन फेज? In the phase sperm, cell are formed in testis. The inner layer of seminiferous tubule
of testis is form of germinal epithelium. Some of these cell called primary germ cell, ये germ है, germ cell divided mitotally into spermatogonia which become separately in the terminal layer. Other cell of these layer of as nutritional for the dividing cell. मतलब कि जो हमारी जर्मिनल एपिथीलियम होती है, जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर बहुत जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, इसके अंदर बहुत सारी जर्मिनल एपिथीलियम्स होती है जो आगे डिवाइडेड करके क्या बनाती है, स्पर्म। देखेंगे बेटा ग्रोथ फेज क्या होता है, इन दिस फेज द spermatogonia start growing absorbing nutrition substance. These large cell are called primary spermatocyte. मतलब कि enlargement होता है और ये क्या बना देता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद मैचुरेशन फेज में क्या होता है, देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज is primary spermatocyte divided twice to first division is mitopic due to which the number of chromosome is reduced to half. In these process primary spermatocyte divided into two half which are known as secondary spermatocyte into two half which are known secondary spermatocyte. The second division is method in that no change take place in the number of chromosome. जो दोबारा डिवीजन होता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता. Does form two secondary spermatid are form in this manner. Form one primary change into sperm cell of the spermatozoa by the process is called metamorphosis and form a sperm. मतलब इसके बाद क्या बन जाता है, स्पर्म बन जाता है. क्लियर. तो ये पूरी प्रोसेस हो जाती है. आपको थ्योरी लिख देना है, रे डायग्राम बना देना है, और भी यदि आपको कुछ क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू सो मच. हेलो बच्चों, तो चलिए एमपी बोर्ड का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं. जैसा कि क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख रहे हो, क्या लिखा है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म. आपको स्पर्म का लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है. तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं. स्पर्म का लेबल डायग्राम बनाते हैं. और ये हमने बना दिया नेक, और ये आ जाएगा मिडिल पीस. ये स्पर्म का हो गया मिडिल पीस, और ये स्पर्म का हो गया टेल वाला पार्ट. क्लियर. ये हो गया बेटा पूरा का पूरा स्पर्म. स्पर्म का जो ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है स्पर्म का बेटा, ये होता है एक्रोसोम. क्या होता है बेटा, एक्रोसोम. स्पर्म में यहाँ पे जो पार्ट होता है ये एन, इसको हम बोलते हैं बेटा हेड वाला पार्ट. तो ये हमारा न्यूक्लियस है. स्पर्म में जो जॉइंट वाला पार्ट होता है, यहाँ पे सेंट्रियोल होता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. क्या बोलते हैं इसको, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. क्लियर. अब प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के नीचे डेक्स्ट्रल सेंट्रियोल था, जो कि आगे इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. ये यहाँ से ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, यहाँ से ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ये बेटा. क्लियर. और इसके अराउंड इस तरह से एक फाइब्रस शीथ होती है, और इसके बाहर भी ये शीथ होती है. स्पर्म का जो सेंटर वाला पार्ट है ना, स्पर्म के सेंटर में दोनों साइड ये यहाँ पे मिडिल पीस वाले पार्ट में होते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया. यहाँ पे ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. इतना सुंदर सा डायग्राम बन गया. क्लियर. और यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो सारे फाइबर्स को बांध के रखता है, उसको बोलते हैं एनुलस. इससे अच्छा और आसान डायग्राम आपको नहीं मिलेगा. तो यदि हम बात करें, सबसे पहले जो ये वाला पार्ट है, ये है बेटा हेड. ये वाला जो पार्ट है, ये है मिडिल पीस. जो ये वाला पार्ट है ये है टेल, और जो ये वाला पार्ट है ये है नेक. तो ये हो गया स्पर्म का लेबल डायग्राम. यदि आप इतना डायग्राम भी बना दोगे तो सफिशिएंट है. इसको हम लिख दे रहे
माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये हमारा हो गया इसका टेल वाला पार्ट। तो ये आप इतना डायग्राम बनाते हो 12th एग्ज़ाम में तो सफिशिएंट है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। अब ये डायग्राम बनाने के बाद हम इसका देखते हैं बेटा थ्योरी, कि इसकी थ्योरी क्या होगी और आप इसको कैसे लिखेंगे, है ना एग्ज़ाम में। पहला पॉइंट क्या है बेटा, हेड। तो पहले आप हेड देखोगे, देन मिडिल पीस देखोगे, उसके बाद टेल देखोगे। और आपका यदि ये एग्जाम आता है तो 3 नंबर का आएगा, ये 4 नंबर का आएगा। यदि 3 नंबर का आता है तो ये तीनों पॉइंट साथ में आपको डायग्राम, कभी कभी 2 नंबर का भी आ जाता है तो वहाँ भी आपको डायग्राम बना के थोड़ी बहुत ही थ्योरी लिखनी है। तो सबसे पहले मैं साइड हो जाता हूँ, आप थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको अपन पॉइंट टू पॉइंट सारे के पॉइंट अपन इनको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, हेड। हेड इज अ नोबल लाइक टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्पर्म। इट इज कंपोज्ड ऑफ, चलिए अब इसको अपन पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं क्या है, आपको एग्जाम में क्या क्या लिखना है। तो आपको जितना भी लिख सकते हो एग्जाम में उतना आपके लिए सफिशियंट है। तो आइए अपन देखते हैं। तो क्या लिखा है बेटा, सबसे पहले देखो हेड। हेड वाले पार्ट में क्या लिखा है, हेड इज द नोबल लाइक स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द स्पर्म। इट इज कंपोज्ड ऑफ आवर लार्ज न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू एग। एक्रोसोम secrete sperm lysine which dissolve the egg membrane and does facilitate entry of sperm into the egg or ovum। मतलब कि जो स्पर्म का हेड वाला पार्ट होता है उसमें एक्रोसोम होता है जो कि एंजाइम सिक्रीट करता है, और जो एंजाइम्स होते हैं वो एग के मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करते हैं और स्पर्म एग के अंदर चला जाता है, और उसमें न्यूक्लियस होता है। ये मेन काम किसका होता है, आपके स्पर्म के हेड वाले पार्ट का। अब यदि हम बात करें मिडिल पीस, तो मिडिल पीस क्या करता है, इट इज शॉर्ट एंड, मिडिल पीस क्या करता है, इट इज शॉर्ट एंड लाई बिटवीन हेड एंड टेल। इट कंटेन 2 granules called the proximal and distal centriole. In front side, the toward posterior side cylindrical membrane middle part of the sperm, it is considered as the powerhouse of the sperm. It contain powerhouse of the sperm. It contain compact mass of mitochondria which provide energy for metabolism and movement of स्पर्म। ये मिडिल वाले पार्ट में क्या होता है, एक छोटा पार्ट होता है मिडिल वाला पार्ट, जहाँ पे स्पर्म में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं जो कि स्पर्म के मोटिलिटी या स्पर्म के काम के लिए उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से हम मिडिल पार्ट को स्पर्म का पावर हाउस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टेल वाले पार्ट में क्या है बेटा, इट इज सिचुएटेड ऑन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पर्म, जो कि स्पर्म के पोस्टीरियर पार्ट में होता है, सबसे पीछे होता है। इट मूव विथ the help of axial filament. The posterior part of the tail is called as end piece and it is not covered by the membrane. इसका जो posterior part होता है ये स्पर्म के मूवमेंट्स में हेल्प करता है और जो कि कवर नहीं होता है। तो ये हो गए हमारे स्पर्म के 3 पार्ट। एक बार मैं शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूँ। तो जो स्पर्म का हेड वाला पार्ट होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, एक्रोसोम होता है जो कि एंजाइम रिलीज करता है और एग के लेयर को डिसॉल्व करके स्पर्म अंदर जाता है। स्पर्म अंदर जाने के बाद उसको मूवमेंट्स करने के लिए एनर्जी चाहिए, जो उसको मिडिल पीस वाला उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। लास्ट वाला जो टेल होता है उसके मूवमेंट्स में हेल्प करता है और वो कवर्ड नहीं होता। तो इस तरह से यदि आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, एम करियर इंस्टीट्यूट, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वीडियो के फॉर्म में ऐप में मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी साथ में। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए एमपी बोर्ड का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि बच्चों को काफ़ी परेशान करता है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपके स्क्रीन में है, आप यहाँ पे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको समझता हूँ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए
अब यदि हम बात करें बेटा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो सबसे पहले आप याद रखो कि जैसे कि आपने सुना होगा कई बार कि माँ का पहला दूध जो है बच्चों को पिलाना चाहिए। तो पहले बहुत सारी पुरानी रिवाजें थी जो ऐसा नहीं करते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। और आजकल क्या हो गया है कि माँ का जो पहला दूध है, तो एटलीस्ट लगभग सभी लोग माँ का पहला दूध बच्चों को देते हैं। अब क्यों देते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, उससे क्या चीज़ें बच्चों को बेनिफिशियल होता है, क्या बच्चे को लॉस होता है, मतलब ऐसा क्यों करते हैं लोग, इसको क्यों इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया और माँ के पहले दूध में ऐसा क्या स्पेशल होता है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो आइए, मतलब मैं बता दूं शॉर्ट में कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें हाई लेवल की न्यूट्रिशंस और एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चों को एनर्जी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, फिर भी हम यहाँ पे क्योंकि आपको रिटन एग्जाम देना तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो चलिए बच्चों, तो अपन एमपी बोर्ड का एक और क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, अपन उसको भी डिस्कस करते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कॉर्पस ल्यूटियम, एंडोमेट्रियम, एक्रोसोम, स्पर्म टेल और फिम्ब्री, इन सब के आपको फंक्शंस बताने हैं, जो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में आ सकता है। तो अपन इन सब के सेपरेटली अलग अलग फंक्शन देखेंगे। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम तो क्या है, इट सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। जो कार्पस ल्यूटियम होता है तो लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। और आपको बता दूं, कॉर्पस ल्यूटियम को हम मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा भी कहते हैं। तो बहुत ज्यादा नंबर में क्या प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, जो कि यूट्रस के अंदर वाली लेयर जो होती है एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस में काम करता है। क्लियर? सेकंड नंबर बेटा क्या, एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस के अंदर वाली लेयर होती है जहां पे एम्ब्रियो अटैच होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो क्या बोलोगे इसके फंक्शन, इट इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द fertilization ovum for contributing toward making of placenta and other events of pregnancy। क्लियर? जो एंडोमेट्रियम होता है इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है और प्लेसेंटा फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, और भी काम ये एंडोमेट्रियम करता है। फिर एक्रोसोम बेटा, एक्रोसोम क्या होता है, स्पर्म का टिप वाला जो पार्ट होता है वो एक्रोसोम होता है। तो क्या है, इट इज फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प इन डिसॉल्विंग द आउटर कवर ऑफ द ओबम। मतलब जो ओबम का आउटर कवर होता है तो एक्रोसोम के अंदर एंजाइम होता है जो इसके आउटर कवर को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। एंड एंट्री ऑफ द स्पर्म न्यूक्लियस, और स्पर्म इसके अंदर चला जाता है, इसके अंदर एंट्री कर जाता है। नेक्स्ट क्या है, फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। क्या काम करता है, तो ओबम को शक करने का काम करता है। तो दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द माउथ ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्यूल्स दैट हेल्प द कलेक्शन ऑफ द ओबम आफ्टर द ओवुलेशन। जो ओवुलेशन के टाइम पे ओबम को कलेक्ट करता है वो काम किसका होता है, फिम्ब्री का। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान है और आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको इस पूरी बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव चाहिए या सारे क्वेश्चन एक साथ सही चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप ऐप में जाइए। ऐप में आपको एक फ्री स्टडी मटेरियल है, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और एक स्टोर का ऑप्शन है, उस स्टोर के ऑप्शन में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस स्टोर में जाके। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यदि आपको और भी कोई प्रॉब्लम है, यदि आपको और भी सबसे पहले केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।